राम कृष्ण संतोष का जन्म औरंगाबाद जिला लखीमपुर खीरी में 7 जून 1948 को हुआ था। निश्चित रूप से उनकी चेतना विद्रोही थी, लेकिन वो विद्रोही चेतना सृजनात्मक थी। वो चेतना उन्हें महमूदाबाद ले आई और महमूदाबाद में काल्विन इंटर कॉलेज में वो सहायक अध्यापक के रूप में काम करते हुए अपना जीवन शुरू करते हैं। मैं उस समय इंटरमीडिएट का छात्र था और संतोष जी जूनियर तक की कक्षाओं में एक पतली सी छड़ी लेकर के जाया करते थे। उनका व्यक्तित्व तो अलग था। उनके बारे में ये तो पता चला कि वो और बिंद्रा बाबू जो उस समय क्लर्क थे, ये लोग कविताएं लिखते हैं जिनमें विरह या अन्य कुछ विषय मिलते हैं। ये जानकारी पड़ोस में रहने वाले एक मित्र ने दी थी। इसके बाद संतोष जी का सिलेक्शन हो गया श्री हनुमत रामेश्वर दयाल इंटर कॉलेज में बिस्वा में। ये प्रधान लिपिक के पद पर, अतः वो महमूदाबाद छोड़कर बिस्वा चले गए और वहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे साहित्यिक संसार, कला का संसार, सांस्कृतिक संसार जीवंत किया। ये सच है। उनके होने का मतलब बिस्वा में एक सजगता, एक जागरूकता और एक सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का प्रवाह था। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने एक पत्र महेंद्र कुमार शास्त्री सरल के पास भेजा और उस पत्र में ये था कि मैं शायद जीवन की अंतिम कवि गोष्ठी कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा कुछ ऐसी बात थी जिसके बाद हम लोगों को जाना ही था। अतः हम महेंद्र कुमार शास्त्री सरल, अनिल गुप्त ज्योति और श्री प्रकाश उस कवि गोष्ठी में गए। कुछ संतोष जी के इष्ट मित्र थे और वो कवि गोष्ठी रात भर चली। तो ये कवि के रूप में हम लोगों का पहला समागम हुआ। फिर धीरे धीरे ये समागम कई रूपों में बढ़ता गया। जब उन्होंने क्रांति केतु का लोकार्पण किया तो उसमें भी, यद्यपि मैं वक्ताओं में नहीं था, लेकिन मुझे संतोष जी ने वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। जो कुछ मैंने बोला जरूर उनके दिल को छू गया और इसके बाद मुझे याद पड़ता है कि बिस्वा के जितने कार्यक्रम हुए उनका संचालन वो मुझसे ही करवाते थे। संतोष जी गद्य, पद्य, अंग्रेजी लेखन सारा सब कुछ अच्छी तरह से करते थे। अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए किया था और एक चीज़ वो प्रायः कहा करते थे, आई लाइक अमेरिकन लिटरेचर मोस्ट। बावजूद इसके कि वो लिपिक थे, लेकिन वो एमए तक की छात्र छात्राओं को अपने घर पर ट्यूशन दिया करते थे और उन्होंने एक बहुत तमाम सारे फॉलोअर पैदा कर लिए थे। वो बिस्वा में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ आप इन मेरी बातों से लगाइए कि उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए युवक युवतियाँ, लड़के लड़कियाँ
साहित्यकार सभी बहुत उत्सुक रहते थे। और बावजूद इसके मैं क्रांतिकेतु के लोकार्पण की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। क्रांतिकेतु का लोकार्पण था और हाल एचआरडी का खचाखच भरा हुआ था विद्वानों से, अध्यापकों से, कलाकारों से, साहित्यकारों से। तो उसमें एक प्रोफेसर ने कहा कि संतोष जी तो कामदेव के समान हैं, क्योंकि संतोष जी ठीक से सुनते हैं नहीं, ऊंचा सुनते थे, आँखों पर मोटा सा चश्मा लगाते थे और एक पैर में थोड़ा सा धपक थी, फिर भी वो एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। बड़ी बड़ी लंबी केशराशि, घुंघराले बाल, और जब टाई लगा लेते थे तो लगता था कि जैसे हम पंत जी के किसी दूसरे रूप को देख रहे हैं। जहाँ तक मेरे उनके व्यक्तिगत संस्मरण हैं, एक दो मैं कहता हूँ। मैं प्रायः उन्हें पत्र लिखा करता था और वो मेरे पत्रों का उत्तर नहीं देते थे। एक बार एकांत मिलने पर मैंने उनसे कहा, संतोष जी आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, ऐसा क्यों? संतोष जी ने कहा, विनोद सच बता दूं? मैंने कहा सच ही बता दीजिए। उन्होंने वो मोटे लेंस वाला चश्मा उतारा और उनकी आँखों को जब मैंने देखा तो उनमें एक गजब का रेगिस्तान नजर आया। चश्मा तो चढ़ा लिया और कहा, विनोद पत्रों का उत्तर देने का मन नहीं करता। मैंने कहा, संतोष जी जब तक आपका मन न करे आप पत्रोत्तर कतई मत दीजिएगा। सामान्य रूप से बात हो गई। फिर उसके बाद में वो जुड़न इस रूप में बदली कि लंबे लंबे अंतर्देशीय पत्र, लंबे लंबे लिफाफे पत्र के रूप में हमारे और उनके बीच चले। जब एक बार मैं उनके रहने तक बिस्वा जाने का मतलब होता था, उनके ऑफिस में पहुंच जाओ, वहाँ से चाय शुरू, फिर सारा दिन जब तक वो ऑफिस में रुकते थे साहित्यिक डिस्कशन चलते रहते थे। वो अपने प्रधान लिपिक के कार्यों को निपटाते रहते थे और साथ ही साथ हमारी साहित्यिक परिचर्चाएं चला करती थी। फिर घर पहुंच जाओ, घर पर रात भर चर्चाएं चलेंगी, सुबह जब तक आ ना जाओ तब तक वो परिचर्चाएं चला ही करती थी। एक बार मैं जब रुका तो उनसे मैंने अपाहिज उपन्यास सुनाने के लिए कहा और उस दिन संतोष जी एक गमछा लेकर बैठे थे। पूरा उपन्यास तो उन्होंने सुना डाला, लेकिन वो गमछा आंसुओं से तर हो गया था। तो उन शुष्क आँखों को मैंने इतना बहते हुए भी देखा। दूसरी उनकी किताब रागिनी, वो भी उपन्यास है। उसमें प्रूफ रीडिंग लगाने के लिए उनके ज्येष्ठ पुत्र शांतिदीप मुझे दे गए थे। मैंने उसमें पूरे प्रूफ लगाए थे। इस प्रूफ लगाने का मतलब है मैंने वो पुस्तक भी पढ़ी। अगर इन दोनों उपन्यासों को कोई भी पढ़ ले तो निश्चित रूप से वो उनका मुरीद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एक बंगाली भद्र जगत होता है वो नज़र आता है। व्यक्तिगत सूक्ष्म पीड़ाएं बहुत अच्छी तरह से उड़ही गई हैं और ये दोनों उपन्यास उनके पठनीय हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य रचनाओं को भी व्यवस्थित रूप में अपने पास सुरक्षित रखा था, जैसे क्रांतिकेतु, बसंतर, अवधि रचनाएं,
समर्पण मुक्तक संग्रह था, चिंतन गद्य एवं नई कविताओं का संग्रह था, दीप वर्तिका में गीतों का संग्रह था, आईने हस्ती में उर्दू गज़लें थीं, केसो कहीं न जाए अवधी गद्य था और खड़ी बोली की रचनाएं। इसी तरह उन्होंने जब अवधी की पत्रिकाएं जैसे कि बिरुवा का प्रकाशन शुरू हुआ तो उसके पीछे वो तन मन धन से खड़े थे, पूरी मदद करते थे लेखन से, और जो कुछ उनसे हो सकता था वो सब कुछ करते थे। संतोष जी की वाणी में एक गमक थी, धमक थी। संतोष जी का गला बैठता नहीं था। उतनी गमक धमक गुरु गंभीर ध्वनि मैंने बहुत कम साहित्यकारों में देखी। ये भी सच है कि उनके सम्मान में मैंने महमूदाबाद में उनके लिए एकल काव्य पाठ का संयोजन किया था और वो मेरे कक्ष पर हुआ था। रात भर उन्होंने कविताएं सुनाई थी, हम लोगों ने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा साथ दिया था। संतोष जी जब तक बिस्वा में थे तो ये ज़रूर है कि बिस्वा एक आकर्षक स्थान मेरे लिए हुआ करता था। ये सच है, मेरे लिए बिल्डिंगों का आकर्षण नहीं, मेरे लिए शहरों का आकर्षण नहीं, मुझे व्यक्ति का आकर्षण ही आज तक प्रिय है और जुड़ता भी मैं उसी से हूँ। कभी कभी मैं उनके साथ शरारत भी करता था। मैंने उन दिनों खलील जिब्रान को पढ़ा था। खलील जिब्रान ने एक सेंटेंस लिखा था, नैतिकता यदि तुम्हारा सर्वोत्तम वस्त्र है तो उसे उतार कर फेंक दो। मैंने जानबूझकर यह सेंटेंस संतोष जी के सामने रखा। संतोष जी मुस्कराए और मुस्कराकर उन्होंने कहा, विनोद, इसका अर्थ है तू मुक्त हो जा, क्योंकि अच्छा होने का दम्भ, ईमानदार होने का दम्भ, नैतिकतावादी होने का दम्भ, ये तो मिथ्या है। इन बंधनों से भी मुक्त होना चाहिए। उन दिनों वो चैतन्य का बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कहा, चैतन्य भी तो यही कहते हैं, मुक्त हो जाओ। तो ऐसे थे संतोष जी, ऐसा था उनका व्यक्तित्व। ये बात अलग है कि ऐसी बीमारियां उनके साथ लग गई थी कि उनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1997 में हो गई। और उससे भी बड़ी एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग उन्हें कमज़ोर समझते हों, जो लोग उन्हें किसी मायने में दुर्बल मानते हों, वो अपनी गलतफहमी ज़रूर दूर कर लें। जो आदमी अपनी अंतिम सांस छोड़ने से पहले कहता है, चलो अब ऊपर सेलिब्रेट करेंगे, तो ऐसे थे संतोष जी। संतोष जी वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। वो मूर्ति कला में भी दक्ष थे। उन्होंने प्रेमचंद की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई थी, वो उनके संग्रहालय में मैंने देखी। उनका चित्रकला में बहुत अच्छा हाथ था। चित्रकला में उनकी पूरी एक चित्रशाला थी, वो मैंने देखी थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जा सकती हैं। ये ज़रूर है कि जब वो चरम की ओर जा रहे थे, जब वो ऊंचाइयों की ओर जा रहे थे, ऐसे समय में उनका निधन साहित्यिक क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति तो दे गया। उनके साहित्य का बहुत सा प्रकाशन शतघ्नी मिशन गोल्डन वर्ड विश्वा से निकलने वाली पत्रिका थी, जिसका संपादन किया है अरुण श्रीवास्तव ने, जो उन्हें मौसा जी कहा करते थे। और उस माध्यम से बहुत सारी कविताएं, उनकी गद्य और बहुत सारी व्यक्तिगत बातें प्रकाशित हुई हैं, जो कि उपलब्ध हैं। उनकी एक
दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तूफानों से भरा गगन है, माना पथ बीहड़ दुर्गम है, पर इन बाधाओं के भय से चलते जाना मैं क्यों छोड़ूं। वो निश्चित रूप से दुर्दम जिजीविषा के साहित्यकार थे। जय हिंद, जय भारत।